Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So, the subject contemporary nutrition, we were discussing carbohydrates. The topic was classification of carbohydrates. हमने मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स कर लिए थे. अब पॉलीसेक्राइड्स देख लेते हैं. पॉलीसेक्राइड्स में हमने स्टार्च पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, जिसमें स्टार्च में हमने पढ़ा था कि होल ग्रेन सीरियल्स में होता है. अब ग्लाइकोजन और डाइटरी फाइबर देख लेते हैं. Glycogen is a carbohydrate that is formed within the body and it is crucial to the body's metabolism and energy balance. तो ग्लाइकोजन को स्टोरेज फॉर्म ऑफ ह्यूमंस स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. जैसे स्टार्च को स्टोरेज फॉर्म ऑफ प्लांट्स कह रहे थे, वैसे ग्लाइकोजन को स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन ह्यूमंस कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोजन वो कार्बोहाइड्रेट है जो बॉडी में फॉर्म होता है. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के मेटाबॉलिज्म में और एनर्जी बैलेंस में. कैसे ज़रूरी होता है ये? जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में जो नॉर्मल ग्लूकोज होती है, जैसे हम खाना खाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खाना डाइजेस्ट होता है और अब्जॉर्ब होता है और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन होती है ग्लूकोज की और वो ब्लड में आ जाती है. अब ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं. ग्लूकोज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ब्लड में होना. ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा तो बॉडी के प्रोसेसेस रुक जाएंगे. सबके सब प्रोसेसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, नॉर्मल फंक्शनिंग प्रोसेसेस, ब्रेन की फंक्शनिंग, हार्ट बीटिंग, रेस्पिरेशन, इन सब के लिए सारे सेल्स को वर्क करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो ग्लूकोज चाहिए. ठीक है. अब क्या होता है, जैसे हम डाइट से ग्लूकोज लेते हैं तो ग्लूकोज फ़ौरन हमारी ब्लड में आता है और ब्लड से वो सारे सेल्स में जाता है. तो होता क्या है, जब सब सेल्स अपने लिए ग्लूकोज ले लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको रेगुलेट करता है, बॉडी रेगुलेट करती है, क्योंकि ज़्यादा ग्लूकोज ब्लड में होना भी नुकसानदेह है. तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो बॉडी उसको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोजन में और स्टोर कर देती है उसको लिवर में और मसल्स में. ठीक है. फिर जब बॉडी नेक्स्ट मील खाने से पहले या आपका मील देर हो जाए या फास्टिंग में स्टेट में हो आप, तो क्या होता है कि नेक्स्ट मील लेने से पहले जब आपकी सेल्स की या ब्लड में से ग्लूकोज डिप्लीट हो जाती है तो फिर लिवर में से वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन थी वो ब्रेक डाउन होती है, दोबारा कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में और बॉडी में आ जाती है. ठीक है. तो ये इसीलिए ग्लाइकोजन ज़रूरी है बॉडी के मेटाबॉलिज्म और एनर्जी बैलेंस के लिए. तो these small stores of glycogen help to sustain normal blood glucose during short-term fasting periods, example sleep, and they provide fuel for muscle action. तो मैंने बता दिया कि बॉडी के सारे वर्क के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए और ग्लूकोज जब स्टोर ग्लूकोज का ख़त्म होता है तो ग्लाइकोजन यूज़ होता है. So these reserves also protect cells from depressed metabolic function and injury. तो इंजरी में भी हेल्प कर रहा होता है और जब आपका मेटाबॉलिक फंक्शन कम होता है या स्लो डाउन होता है तो तब हेल्प करता है. नेक्स्ट आपका आ जाता है डाइटरी फाइबर. डाइटरी फाइबर एक ऐसा कंपोनेंट है जो हमारे फूड में होता है, कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड में होता है, और इसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते, तो ये बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है. ठीक है. तो हमारे एंजाइम्स जो हैं वो नहीं होते बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने के लिए. तो लेकिन क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं होते तो इनके और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं. ठीक है. तो वो जो फंक्शंस हैं वो डिवाइड हुए हुए हैं और उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमें डाइट में 2 तरह के फाइबर्स मिलते हैं. एक होते हैं सॉल्युबल फाइबर्स और दूसरे होते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स. ठीक है. ये 2 टाइप के फाइबर्स हमें डाइट में से मिलते हैं. हम इन फाइबर्स को देख लेते हैं. insoluble fibers.
इनसॉल्युबल फाइबर्स में आपके पास आता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन। सॉल्युबल फाइबर्स में आते हैं गम्स, म्यूसिलेजेस, आगार या एल्गल पॉलीसेकेराइड्स और पेक्टिन्स। इनसॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर हमारे इसमें सबसे पहली एग्जांपल है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज चीफ कंपोनेंट होता है प्लांट्स का, ठीक है। ये इसकी जो सोर्सेज हैं वो प्लांट्स हैं, ठीक है। तो सेल्यूलोज हमें मिलता है ज़्यादातर स्टेम्स में से और लीव्स में से, वेजिटेबल्स में से भी मिलता है और सीड्स और ग्रेन्स में से भी मिलता है, ठीक है। ये मेनली हमें प्लांट्स में से मिल रहा होता है क्योंकि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल में सेलुलोज होता है, ठीक है। तो हम जो भी प्लांट कंटेनिंग फूड खाएंगे उसमें सेलुलोज होगा। अब जो सेलुलोज है वो नहीं डाइजेस्ट होता गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लेकिन इसका एक काम है, ये डाइट को बल्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये जो बल्क है, बल्क का मतलब ये है कि जब आपका फूड है, फॉर एग्जांपल हम फूड कंज्यूम करते हैं तो फूड को एक सॉफ्ट टाइप का बल्क प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि स्टमक की और इंटेस्टाइन की जो एम्प्टिंग है, जो मूवमेंट है, जो पेरिस्टालसिस है, वो आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये एक सॉफ्ट टाइप सा फूड को कायम के अंदर बल्क प्रोवाइड करता है। उससे एक तो ये होता है कि सेटाइटी मिलती है जब हम फूड कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर सेल्यूलोज होता है या फाइबर होता है, तो इससे एक तो हमारा पेट भरता है, हमें गैस्ट्रिक सेटाइटी मिलती है, हम और ज़्यादा खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। हमारा स्टमक फुल होता है जल्दी, ठीक है। फिर दूसरा इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा जो फूड डाइजेस्टेड फूड है उसको मैस प्रोवाइड करता है, उसको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, तो उसे स्टमक की और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी, पेरिस्टालसिस, मूवमेंट आसान हो जाती है। और दूसरा, ये फूड को बहुत इजीली हर पार्ट में से मूव करवाता है, ठीक है। तो दिस बल्क हेल्प्स टू मूव द फूड mass along. It stimulates normal muscle function in the intestine and it forms feces for the elimination of waste products. तो दूसरा, ये फीसिस बनाने में, सॉफ्ट फीसिस बनाने में हेल्प करता है। इस तरीके से उनकी जो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन है बॉडी में से वो आसान हो जाती है और आपको हेमोराइड्स कम होते हैं। अब जिन प्लांट्स में जहाँ आपके प्लांट्स आपको सेलुलोज दे रहे हैं वहीं पे प्लांट्स के अंदर फाइटिक एसिड भी होता है। फाइटिक एसिड एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको एंटी न्यूट्रिएंट कंसिडर किया जाता है। ये फाइटिक एसिड एक तो बॉडी के अंदर जैसे एंजाइम्स नहीं होते फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए, ऐसे ही बॉडी के अंदर एंजाइम्स नहीं होते फाइटिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो फाइटिक एसिड डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वो इसी तरीके से बॉडी में से एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग किलेटर है मिनरल्स का, ये मिनरल्स को बाइंड कर देता है। इसलिए हम फाइटिक एसिड को एंटी न्यूट्रिएंट कहते हैं क्योंकि मिनरल्स को बाइंड कर देता है और फिर आपकी मिनरल्स डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो फूड कुकिंग के काफ़ी इस तरह के प्रोसीजर्स हैं जिनसे हम काफ़ी हद तक फाइटिक एसिड कम कर सकते हैं और इस तरीके से आप जो हैं आपका कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स में से वो इसलिए भी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाते क्योंकि उन प्लांट्स में इस तरह के एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको एब्जॉर्ब होने में कम करते हैं। तो काफ़ी कुकिंग प्रोसेसेस इस तरह के, जैसे दालों को जब आप भिगो के रखते हैं और बॉईल करके पानी गिराते हैं तो उस तरीके से एंटी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी फूड जब आप कुक करते हैं या धोते हैं तो काफ़ी एंटी न्यूट्रिएंट्स उसमें से निकल जाते हैं। अब आप आ जाएं लिग्निन पर। लिग्निन एक वाहिद ऐसा नॉन कार्बोहाइड्रेट डाइटरी फाइबर है। लिग्निन जितने भी आपके डाइटरी फाइबर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हैं। इसका मतलब ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड्स में होते हैं, ठीक है। लेकिन लिग्निन वाहिद ऐसा डाइटरी फाइबर है जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है, ठीक है। ये ज़्यादातर प्लांट्स के वुडी पार्ट्स में से होता है, ठीक है। और लिग्निन जो होता है
वो प्लांट्स में जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं उनको बाइंड भी करता है और उनको स्टिफ भी करता है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन पार्ट होते हैं, लीव्स होते हैं, ग्रीन स्टेम्स होती हैं, उन सब में सेलुलोज होता है। लेकिन वो जो सख्त आपकी लकड़ी का तना होता है, छान होती है, वो लिग्निन से मिलके बना होता है। ठीक है, ऑल्दो लिग्निन इनसॉल्युबल फाइबर है, लेकिन ये बाइल एसिड्स को और कोलेस्ट्रॉल को कंबाइन करता है। इसका फंक्शन ये है कि बाइल एसिड्स को और कोलेस्ट्रॉल को कंबाइन करता है, जिससे उनकी डाइजेशन कम होती है। और इस तरीके से क्या होता है, फ़ैट की डाइजेशन कम होती है, तो फ़ैट आपकी डाइट के लिए वैसे भी अच्छा नहीं है, तो वो बॉडी से इस तरीके से एक्सक्रीट हो जाता है। नेक्स्ट, नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स। नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स जो हैं उनमें आता है हेमीसेलुलोज, पेक्टेंस, गम्स, म्यूसिलेजेस एंड आगार और एल्गल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये आपके तकरीबन सब के सब वाटर अब्जॉर्ब करते हैं और ये स्वेल हो जाते हैं। ये आपके फूड को थिकन करते हैं और ये तकरीबन आपके पांचों नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स का यही काम है कि ये अगर आपका जितने भी इस तरह के जो होंगे ये आपका फूड को थिकन करते हैं। जेल जो फूड को जो जेल लाइक स्ट्रक्चर दे रहे होते हैं वो आपके नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स देते हैं। ठीक है, जेल बनाते हैं या जेली टाइप फॉर्मेशन जिनकी भी होती है वो इनकी वजह से होती है। इनके काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि इनका भी यही काम है। देखें, एक और चीज़ मैं बताती चलूँ, ये जितने भी आपके नॉन सेलुलोज पॉलीसेक्राइड्स हैं इसका मतलब ये है कि ये सेलुलोज से मिलके नहीं बने होंगे। ठीक है, ये आपके प्लांट्स में बाकी स्ट्रक्चर्स में होते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉलीसेक्राइड्स जो हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपका नॉर्मल बीन इस तरीके से है, तो जब इनको हम कुक कर रहे होते हैं या अगर ये पानी में हो, फूड के अंदर पानी डालें तो ये थिक होके ये पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इस तरीके से इस फूड को भी सॉफ्ट कर देता है और आपका जो अब जब उसकी डाइजेशन होती है तो उसमें भी आसानी हो जाती है। एक तो क्या करते हैं, ये स्टमक की एम्पटिंग को स्लो करते हैं। ठीक है, स्टमक की अगर एम्पटिंग स्लो होगी तो उससे क्या होगा कि आपका जो फूड है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब होगा। और दूसरा क्या होगा कि आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी। तो डाइटरी फाइबर्स जो हैं इसीलिए आपके सारे के सारे वेजिटेबल कंटेनिंग फूड में या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड में होते हैं, होल ग्रेन फूड में होते हैं। इसीलिए आपके लिए होल ग्रेन्स लेना और वेजिटेबल्स लेना इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि इनका एक ये फंक्शन होता है कि आपका स्टमक स्लोली एम्प्टी होता है और आपका फूड जो है वो स्लोली डाइजेस्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है कि ये बाइल एसिड्स की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो आपके बाइल एसिड्स एब्जॉर्ब नहीं होते और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी आपका एब्जॉर्ब नहीं होता। तो ये हम पढ़ चुके हैं, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड्स अगर कोलेस्ट्रॉल के साथ या फ़ैट के साथ बाइल आपका बना रहा होता है, लिवर बना रहा होता है, तो जो बाइल है, अगर बाइल का काम ये होता है फ़ैट की एब्जॉर्प्शन कराना, तो अगर बाइल जो है आपके जो हैं बाइल जब उनके साथ आप खिलेट कर जाता है आपकी फ़ैट, तो आपका बाइल एसिड की एब्जॉर्प्शन में प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन, कोलेस्ट्रॉल की बाइल एसिड्स के साथ जो आपकी बाइंडिंग है या कोलेस्ट्रॉल की बॉडी में एब्जॉर्प्शन है उसको ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और फैट जो है कम एब्जॉर्ब होता है। उसके अलावा दे प्रिवेंट स्पेस्टिक कोलोन प्रेशर बाय प्रोवाइडिंग बल्क फॉर नॉर्मल मसल एक्शन। ये कैसे करते हैं, ये कोलोन को बहुत ज़्यादा अगर आपके फूड में बल्क ना हो, ठीक है,
तो कोलोन को एक्स्ट्रा प्रेशर ऐड करना पड़ता है ताकि वो फूड को अगले सेगमेंट में मूव करे, ठीक है। तो जो ये स्पेसिफिक कोलोन प्रेशर है ये इसको प्रिवेंट करता है ताकि मसल एक्शन जो है नॉर्मली हो सके, ठीक है। तो ये आपका इससे क्या होता है कि ये एग्ज़ाम बेसिकली आपकी फूड की इजी मूवमेंट है, ठीक है। दूसरा, तो इसमें एक और चीज़ ये कि इसका मतलब ये है कि ये हेल्प कर रहे होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को या फीसिस को या स्टूल को इजीली पास आउट होने में, ठीक है। बॉडी से एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड फर्मेंटेशन मटेरियल ऑन विच कोलोन बैक्टीरिया कैन वर्क। फिर इसके अलावा ये हेल्प कर रहे होते हैं कोलोन बैक्टीरिया को ग्रो करने में, ठीक है। अब कोलोन में कुछ बैक्टीरिया होता है जो कि बेनिफिशियल होता है हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। वो ह्यूमंस के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रह रहा होता है। तो वो बैक्टीरिया जो है उसको ये हेल्प कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन, मतलब ये बैक्टीरिया का फूड प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज होते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ये हमारी हेल्थ इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। और प्रीबायोटिक्स होते हैं जो वो फूड जिसके ज़रिए से बैक्टीरिया उनको खा के ग्रो करता है। तो बेसिकली नॉन सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स जो आपका डाइटरी फाइबर है वो प्रीबायोटिक है, ठीक है। वो हेल्प कर रहा होता है कोलोन के बैक्टीरिया को ग्रो करने में और वर्क करने में, ठीक है। अच्छा, अब कौन से फूड्स हैं जो हमें डाइटरी फाइबर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनमें आ जाते हैं होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, हमारी सारी की सारी दालें, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। और फ्रूट्स भी इस तरीके से कि उनके साथ उनकी स्किन जुड़ी हुई होनी चाहिए। होल ग्रेन्स प्रोवाइड अ स्पेशल न्यूट्रिशनल पैकेज ऑफ बोथ द complex carbohydrate starch and the fiber in its coating. In addition, whole grains contain an abundance of vitamins and minerals, ठीक है। तो होल ग्रेन्स के अंदर कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च भी होता है और फाइबर भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके जो होल ग्रेन्स हैं हमें वो लेनी चाहिए बजाय ये कि हम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट या शुगर खाएं डाइट में। और होल ग्रेन्स हमें किस तरीके से मिलते हैं जब हम पूरी रोटी खाते हैं, होल व्हीट रोटी खा रहे होते हैं। Many health organizations have recommended increasing the intake of complex carbohydrates in general and dietary fiber in particular. A desirable fiber intake should not be exclusively achieved by adding concentrated fiber supplements to the diet. Instead, the recommendations are to eat a high fiber diet that is rich in whole grains, fruits, vegetables, legumes, and they also provide vitamins and minerals. तो आपके लिए जो फाइबर सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंसनट्रेटेड फाइबर सप्लीमेंट्स, रिकमेंडेशन है कि ये आप खा सकते हैं, लेकिन आप इसको फाइबर को अगर आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है तो आप कंसनट्रेटेड फाइबर सप्लीमेंट्स के ज़रिए से इसको इंक्लूड ना करें, ठीक है। इसके बजाय इट्स बेटर कि आप उसको अपनी डाइट में लें, आप अपने उसको फूड्स में लें। तो सबसे पहले जो भी आपको कोई भी न्यूट्रिएंट लेना है तो इट्स बेटर कि आप होल फूड खाएं, सारे के सारे फूड ग्रुप्स खाएं, तो आपको सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद आप सप्लीमेंट्स ऐड करें। सप्लीमेंट्स का मतलब है कि वो आपकी फूड सोर्स नहीं है, वो सिर्फ डाइट को सप्लीमेंट कर रहे हैं। तो डाइटरी फाइबर अचीव करने के लिए या डाइटरी फाइबर लेने के लिए भी इट्स बेटर कि आप खाली कंसनट्रेटेड फाइबर सप्लीमेंट्स ना लें, लेकिन आप सारी की सारी डाइट लें। उससे होता ये है कि अगर हम होल ग्रेन्स ले रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो उनमें हमें फ़ाइबर के अलावा जितने साथ में मिनरल्स और वाइटामिन हैं वो भी मिल जाते हैं। तो जो रिकमेंडेड डेली इनटेक है फ़ाइबर की वो है 38 ग्राम पर डे फॉर मेन एंड 25 ग्राम पर डे फॉर वुमेन। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी होती है कि न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आप एक बैलेंस्ड डाइट लें और बैलेंस्ड आप अपनी बॉडी की स्टेट अचीव करें। तो उसमें कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम भी नहीं,
लेनी चाहिए और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी चाहिए। अगर फाइबर इंटेक आप बहुत ज़्यादा अचानक इंक्रीज़ कर देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपको गैस, बॉडी में गैस और ब्लोटिंग हो जाती है, ठीक है, और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, ठीक है। तो फाइबर इंटेक जब भी आपने इंक्रीज़ करनी है तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, और साथ में आपकी फ्लूइड इंटेक भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा लें, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो मिनरल्स को बाइंड करना शुरू कर देता है और फिर मिनरल्स की प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप नॉर्मल अमाउंट में डाइटरी फाइबर लें, और जब लेंगे या जब आप उसको इंक्रीज़ करेंगे तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करें ताकि बॉडी हैबिचुअल हो जाए डाइटरी फाइबर को अपनी डाइट में लेने की। ये समरी है डाइटरी फाइबर्स की। सेल्यूलोज आपका प्लांट्स में होता है, ठीक है, और ये पानी होल्ड करता है, ठीक है, और इसके अलावा आपका कोलोनिक प्रेशर रिड्यूस करता है। नॉन सेल्यूलोज पॉलीसेक्राइड्स जो हैं वो सब के सब गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो करते हैं और कोलोनिक बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, और इसके अलावा बाइंड कर रहे होते हैं कोलेस्ट्रॉल को। गम्स और म्यूसिलेजेस वो प्लांट्स और सीड्स में होते हैं। एल्गल पॉलीसेक्राइड्स एल्गी और सीवीड्स में होते हैं। पेक्टिन सब्सटेंसेस आपके फ्रूट्स में होते हैं। हेमीसेलुलोज आपकी ब्रान और होल ग्रेन्स में होते हैं और इनका काम भी यही है कि स्टूल को बल्क प्रोवाइड करते हैं, बाइल एसिड्स बाइंड करते हैं और कोलोनिक प्रेशर कम करते हैं। इसके अलावा लिग्निन्स ये वुडी पार्ट्स में होते हैं, तो जैसे ब्रोकली की स्टेम्स हैं, फ्रूट्स के एडिबल सीड्स, ठीक है, स्ट्रॉबेरीज, फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, इन सब के अंदर होते हैं और ये आपको एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करते हैं। अब आप आ जाएं स्वीटनर्स पे। तो स्वीटनर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्वीटनर्स को हम शुगर अल्कोहल्स भी कह रहे होते हैं। ये शुगर लाइक, एक्चुअल में शुगर अल्कोहल्स क्या हैं, ये शुगर लाइक कंपाउंड्स हैं जो फ्रूट्स में से हम लेते हैं या हम मैन मेड, हम लैब में उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। शुगर अल्कोहल्स जो हैं स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं शुगर के कंपैरेटिवली, और इनकी मेटाबोलाइजेशन या मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है वो भी ज़रा डिफरेंट है शुगर के कंपैरेटिवली। तो इनको हम देख लेते हैं। न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स, न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स में आपकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं सॉर्बिटोल, मैनिटॉल एंड साइलेटॉल, ठीक है। ये शुगर अल्कोहल्स हैं। शुगर अल्कोहल्स ये जो न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स होते हैं ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा हमें 4 किलो कैलोरीज दे रहे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हमें 2 से 3 किलो कैलोरीज पर ग्राम देते हैं। इसका मतलब ये है कि शुगर के कंपैरेटिवली ये कम हमें एनर्जी दे रहे हैं। तो जितने भी आपके शुगर अल्कोहल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वेल नोन है वो सॉर्बिटॉल है। सॉर्बिटॉल हमारी कैंडीज़ में, च्युइंग गम्स में और बेवरेजेस में होता है। दोनों ग्लूकोज भी और शुगर अल्कोहल्स भी ये जाके आपके मतलब शुगर और शुगर अल्कोहल, शुगर और न्यूट्रिटिव स्वीटनर दोनों स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन शुगर अल्कोहल ज़्यादा स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं। जब ज़्यादा स्लोली एब्जॉर्ब होंगे इसका मतलब ये है कि ये ब्लड शुगर आपकी रैपिडली इंक्रीज़ नहीं करते, ठीक है। शुगर का यही है ना कि शुगर आप जैसे ही लेते हैं वो फ़ौरन आपकी ब्लड में आ जाती है, लेकिन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स एक तो आपको कम किलो कैलोरीज दे रहे होते हैं पर ग्राम, ठीक है, तो उससे आपका फ़ैट होने का चांस कम होता है, और दूसरा आपका जो ब्लड शुगर है वो ज़्यादा जल्दी स्पाइक नहीं करती, ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज आता है एंड दैट्स मोर बेनिफिशियल फॉर अस। फिर उसके अलावा शुगर अल्कोहल्स जो हैं वो आपकी उन लोग के लिए यूज़ होते हैं जो ज़्यादा हाई ब्लड शुगर लेवल नहीं अचीव कर सकते या टॉलरेट नहीं कर सकते, जैसे कि डायबिटिक्स, ठीक है। तो अगर डायबिटिक्स को नॉर्मली डाइट में शुगर लेना मना होता है तो वो शुगर अल्कोहल्स ले सकते हैं और इस तरीके से वो अपनी ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग शुगर अल्कोहल इज़ टू रिप्लेस शुगर एज अ लोअर इन एंड हैव, एक तो
शुगर को रिप्लेस कर देते हैं, और दूसरा डेंटल कैरीज कम होती हैं इसमें, क्योंकि जो ओरल बैक्टीरिया है वो शुगर को तो यूज़ कर सकता है अपनी डाइट के लिए, जिससे प्लेक बनता है, लेकिन वो अल्कोहल को यूज़ नहीं कर सकता अपनी डाइट के लिए, और न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स बेसिकली शुगर अल्कोहल्स होते हैं। इसका एक नुकसान है, वो ये है कि ये डाइजेशन को स्लो करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अपनी डाइट में, नॉर्मली लें तो फिर नहीं इतना फ़र्क पड़ता, लेकिन अगर आप ज़्यादा ले रहे हैं तो डाइजेशन स्लो हो जाती है, जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डिफरेंस हो जाता है उसमें, और फिर आपका डायरिया हो सकता है। नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जो हैं ये बेसिकली आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं, ठीक है। इनको बेसिकली खुद ही से डिज़ाइन किया जाता है। ये हमें कोई भी कैलोरी नहीं देते, ठीक है, 0 कैलोरीज दे रहे होते हैं, हमें बिल्कुल भी किलो कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते, हमें 0 कैलोरीज दे रहे होते हैं, और उसके अलावा इनका टेस्ट भी स्वीट होता है, ठीक है। दे आर मच स्वीटर देन सुक्रोज। सुक्रोज के हमारी जो टेबल शुगर है, जो नॉर्मली हम चीनी डालते हैं खानों में, वो उसको सुक्रोज कह रहे हैं। तो जो नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स हैं वो सुक्रोज से भी ज़्यादा मीठे होते हैं, और उसके अलावा वो कैलोरीज भी आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, ठीक है। इनमें आपके आ जाते हैं एसल्फेम के, एस्पार्टेम, न्यूटेन, सैक्रिन एंड सुक्रालोज। ये सब आपके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हैं। So this is it for today. In the next lecture, we are going to learn about your dietary requirements of carbohydrates. Thank you for your concentration. Allah Hafiz.